हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर के एग्जाम के लिए। जो अभी एग्जाम आपके चल रहे हैं 6, 7, 8 दिसंबर को आपके एग्जाम हो चुके हैं और अभी बाकी जिन लोगों के एग्जाम बाकी है उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि टीचिंग और रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो टीचिंग और रिसर्च में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो अभी एग्जाम हो चुका है ना 3 दिन का 6, 7, 8 दिसंबर को, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं। हर शिफ्ट में यहाँ पे सवाल आए हैं। ठीक है, आपको पता भी है कि जैसे कि ऑनलाइन क्विजेस के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, प्लेइंग क्विजेस के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, कहूत के बारे में आपने सुना, मेंटीमीटर के बारे में सुना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही रिसर्च में भी आपके कई सवाल ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन सारे सॉफ्टवेयर को आज मैंने इस वीडियो में दे दिया है, कंपाइल कर दिया है, ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो और आप इन वीडियो को जाते जाते देख लें, है ना। अभी आपके पास गैप है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी को आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पीडीएफ वगैरह वहीं दी जाती है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर अपने ग्रुप में कर दिया करिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्लेगरिज्म चेकिंग टूल्स देख लेते हैं। प्लेगरिज्म सभी को पता है, मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अभी भी आपके पूछी जा रही है टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म कितने तरह की है और कौन सी कितने लेवल पे होती है। ठीक है, उसका लेवल कितना है, कितनी % पे कौन सा पनिशमेंट होता है, इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो आपको बना रखी है, तो आप उसको देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी क्या है, इधर 1-2 शिफ्ट में आपके प्लेगरिज्म से सवाल आए हैं तो आगे आने ज़रूर हैं। ठीक है, अब इसके हम टूल्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेगरिज्म सभी को पता है कि किसी का भी आप कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से उसको डालते हैं, यही होती है साहित्यिक चोरी, है ना, मोटे तौर पे। ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि टाइप्स पढ़ लीजिएगा, कौन सी प्लेगरिज्म कब होती है, कितने % पे होती है और उसको जितनी भी परसेंटेज की सिमिलरिटीज़ पाई जाती है तो पनिशमेंट क्या दिया जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। अब हम टूल्स के बारे में देख लेते हैं। सारे टूल्स आपको एक ही जगह मैंने दे दिए हैं, इसलिए टर्निटिन, यहाँ पर देखिए हिंदी वाले लोग यहाँ देख सकते हैं। ये क्या है, टर्निटिन शिक्षा जगत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला टर्निटिन जो है, ये साहित्यिक चोरी की पहचान करने के लिए प्रस्तुत जो डॉक्यूमेंट्स है इसकी तुलना शैक्षणिक सामग्री के विशाल डेटाबेस से करता है। जब आपके पास लार्ज जो है यहाँ पर डेटाबेस है और उसका जो है कंटेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए कि सिमिलरिटीज़ कितनी है, इसको चेक करने के लिए टर्निटिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइडली यूज इन किसमें, एकेडमिया, शैक्षणिक जगत में, है ना। तो ये सबमिटेड यहाँ पर टर्निटिन का यूज़ करते हैं। ग्रामरली, जैसा कि नाम से ही इसके में मतलब लग रहा है कि इसमें ग्रामर से संबंधित कोई चीज़ होगी ना, तो व्याकरण और लेखन सहायता के अलावा व्याकरण साहित्यिक चोरी का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है, जो बड़े डेटाबेस के विरुद्ध पाठ की जांच करता है। ठीक है, टर्निटिन के बारे में जान लिया आपने कि जब कंटेंट ज़्यादा होगा, विशाल डेटाबेस होगा, वहाँ पे आपको कोई चेक करना है तो टर्निटिन का यूज़ करोगे। टर्निटिन, उरुकुंड, इस तरह से क्या है, प्लेगरिज्म के चेक करने के लिए होते हैं। ठीक है, ग्रामरली, ग्रामर जैसे कि नाम से याद है ना, व्याकरण और का मतलब व्याकरण, लेखन सहायता, इन सब पे साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए। कॉपी स्केप क्या है, वेब सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। कॉपी स्केप मिलान वाले पाठ के लिए इंटरनेट पे खोज करके डुप्लीकेट सामग्री की पहचान करता है। ठीक है, तो कॉपी स्केप हो गया, है ना, ये आइडेंटिफाई करता है डुप्लीकेट कंटेंट, है ना, बाय सर्चिंग द इंटरनेट फॉर मैचिंग टेक्स्ट। तो वेब कंटेंट के द्वारा इसको यूज करते हैं हम। ग्रामरली के बारे में आपने पढ़ लिया, है ना। इस तरह से कुछ थोड़ा सा अपनी ट्रिक्स लगा के इनको याद रखिएगा। फ्लैग स्कैन क्या है, देखिए वहां पे क्या था आपका, कॉपी स्केप, है ना, और यहाँ पर देखिए प्लैग, है ना, प्लैग तो आ ही रहा है। प्लैग स्कैन मतलब प्लैग स्कैन को शैक्षणिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया है, जो संभावित साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करता है। ठीक है, डिटेक्ट पोटेंशियल प्लेगरिज्म, है ना, तो इस तरह से यहाँ पर प्लेगरिज्म जो है चेक किया जाता है प्लैग स्कैन के द्वारा। यूनिचेक, ठीक है, थोड़े से नामों के अकॉर्डिंग आप याद रखिए। यूनिचेक क्या है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसको यूज करते हैं। यूनिचेक स्कैन्स डॉक्यूमेंट फॉर सिमिलरिटीज अगेंस्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस टू प्रिवेंट एकेडमिक डिसऑनेस्टी। मतलब यहाँ पर यूनिचेक जो है आपका शैक्षणिक बेईमानी को रोकने के लिए एक व्यापक डेटाबेस के विरुद्ध समानता के लिए दस्तावेजों को स्कैन करता है। ठीक है, तो ये यूनिचेक हो जाता है। बस नाम याद रखिएगा, नाम ही आपको पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा जो है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए यूज़ किया है। ऐसे ही सवाल आपके आए भी हैं, 2022 में भी आया था, सॉरी 2023 में, और उसके बाद अभी भी इस तरह से सवाल बन रहे हैं। ठीक है, सवाल का जो पैटर्न है ना इस बार, तो अभी देखिए आपके जो सवाल बन रहे हैं DIC और कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों चीज़ें क्या है, टाइम टेकन है, लेंदी दी जा रही हैं, थोड़ा सा लेंदी आ रही है। एक आध शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि उसमें आपके जो है थोड़ा इजी आ गया,
8 तारीख वाला जो था वो थोड़ा सा उसका जो है पैसेज कम था, मतलब उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो बाकी है वो आपको क्या है, रीडिंग जो है आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो उस तरह के प्रश्नों में ऐसे उलझ के मत रह जाइएगा, बाकी आप आगे बढ़ जाइए। ये नहीं कह रही हूँ कि उनको छोड़ दीजिए, उनको बात के लिए रखिएगा, क्योंकि इस तरह से जो ईजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि पूरा पेपर ही टफ आ रहा है सब सिलेबस से ही, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और आपने अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपने ये चीज़ें ज़रूर पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ जाइएगा, ताकि आपको फिर बाहर एग्जामिनेशन हॉल के बाद आके फिर ऐसा ना लगे कि मैंने ये गलती कर दी, है ना। क्यू टेक्स्ट में क्या होता है, क्यू टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ प्लेगरिज्म चेकिंग सर्विस दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट फॉर पोटेंशियल मैच ऑन द इंटरनेट, है ना। तो ये क्यू टेक्स्ट क्या है, एक साहित्यिक चोरी जांच सेवा प्रदान करता है जो इंटरनेट पर संभावित मिलानों के लिए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। मैं थोड़ा सा जल्दी से चीज़ों को बता रही हूँ ताकि आपके जो टीचिंग वाले भी हो जाए, रिसर्च में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो भी आपके यहाँ पर हो जाए, है ना। तो इस तरह से बाकी वीडियोस भी आप देख लीजिए, उनको उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। इससे पहले आपको डिसीज़ के बारे में भी मैंने बताया था, इससे पहले जो वीडियो दी है उसमें आपको जितनी भी वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से जो डिसीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया है, उनके लक्षण भी बताए हैं, ताकि वो चीज़ें आपको पता रहें, कम टाइम में आपका जल्दी रिवीजन हो जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अब आपके पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की तरह ये वीडियोस आपके पास आ रही हैं, जिसमें कंटेंट ज़्यादा, टाइम कम, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखिए यहाँ पर प्लेगरिज्म चेकर स्मॉल एसईओ टूल्स है। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना, जो कि हम यूज़ करते हैं जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे, चाहे यूट्यूब पे आप कुछ कर रहे हैं, यूट्यूब भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह से क्या होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो एसईओ टूल्स है जिसमें कि प्लेगरिज्म चेकर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्यू टेक्स्ट के बारे में आपने पढ़ा, प्लेगरिज्म चेकर जो कि एक ऑनलाइन टूल है जो यूजर्स को वेब पर विभिन्न स्रोतों से तुलना करके साहित्यिक चोरी के लिए जो कंटेंट है इसकी जांच करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रहेंगे अगर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। डुप्ली चेकर भी क्या है, एक ऑनलाइन टूल है जो यूजर्स को अन्य ऑनलाइन सोर्स के विरुद्ध कोई भी टेक्स्ट है इसका कंपैरिजन करके डुप्लीकेट सामग्री, मतलब ये देखिए कि आपको ये पता लग जाता है इन सारे टूल्स का यूज करने से कि इसने मेरा कंटेंट उठाया है, ठीक है। तो आप वहां पर उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अपने मतलब दूसरे का कंटेंट उठा के अपने नाम से कॉपी पेस्ट कर देना, ये चीज़ें क्या है, नैतिकता के विरुद्ध आती हैं, है ना। इनको एथिक्स के अंदर रखा गया है कि आपका जो कंटेंट है आपका अपना होना चाहिए, है ना। वाइपर, इसका हिंदी यहाँ पर नहीं है ट्रांसलेशन। वाइपर इज ए फ्री प्लेगरिज्म चेकर दैट अलाउ यूजर टू स्कैन देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर सिमिलरिटीज अगेंस्ट ए लार्ज डेटाबेस, ठीक है। तो ये फ्री प्लेगरिज्म चेकर है ना। तो इस तरह से ये कुछ हो गए आपके टूल्स जो कि प्लेगरिज्म चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरह से जल्दी से एक आपने रिवीजन कर लिया, है ना। आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए रिसर्च सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर या सांख्यिकी विश्लेषण जो सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि हम क्वांटिटेटिव डाटा को यूज़ करते हैं। तो इसमें एक होता है सबसे पहले SPSS, फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है और अभी भी पूछी गई है ना, पहले भी आ चुकी है 2023 में, जून वाले क्वेश्चन में शायद आई थी और अभी भी पूछी गई है। SPSS क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और कौन कौन से होते हैं स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, SPSS और SAS, है ना। तो ये आपका हो जाता है SAS, तो ये हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SAS, और ये फुल फॉर्म इसकी हो गई। पर्पस क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग स्टैटिस्टिकल डाटा, है ना, तो SAS हो गया। उसके बाद रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, एंड नोट, जोटेरो और मैंडेले, है ना। और इनका पर्पस है ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस, जो आपकी ग्रंथ सूची में संदर्भों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए। जब हम यहाँ पर बिब्लियोग्राफी बनाते हैं उसमें इसको यूज करते हैं, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक। उसके बाद मॉडलिंग एंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, इसमें आपका आता है मैटलैब और सिमुलिंक। तो यहाँ पर क्रिएटिंग एंड सिमुलेटिंग मॉडल्स फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मैटलैब कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर इसको एक कोर्स होता है उसको करवाया जाता है, ठीक है, मैटलैब। और फिर है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें आपका आता है MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये स्टोरिंग के लिए, मैनेजिंग एंड रिट्रीविंग डाटा एफिशिएंटली, है ना। तो डेटा को कुशलतापूर्वक संग्रहित करने के लिए, प्रबंधित करना और फिर रिट्रीव करना, तो इस तरह से ये हो जाता है आपका। और उसके बाद देखिए जीनोम एनालिसिस सॉफ्टवेयर,
ये किस लिए होता है, इसमें कौन से आते हैं, तो ब्लास्ट और गैलेक्सी, ठीक है, नाम बता दिए हैं। अगर मान लीजिए इनमें से कोई आ जाए तो आपको थोड़ा याद रहे कि ये मैंने रिसर्च वाले सॉफ्टवेयर में पढ़ा था। इसका पर्पस क्या होता है, जीनोम, ये बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस है ना। जीनोम शब्द कहाँ से आ रहा है, आपको याद पड़ रहा है, बायोलॉजी से संबंधित है ना। तो यहाँ पर ये एनालाइजिंग बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स इन जीनोमिक्स, ठीक है। तो इसकी हिंदी नहीं है, कोई बात नहीं है, वैसे भी हिंदी में ना ये थोड़े याद भी नहीं रहेंगे आपको। लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें क्या आता है, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, इसके जो एग्जाम्पल्स है लैब गुरु, लैब कलेक्टर, है ना। तो ये लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, मैनेजिंग लेबोरेटरी वर्कफ्लोज, डाटा एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी में यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद है आपका सर्वे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, इसमें कौन से हैं एग्जाम्पल्स में, क्वाल्ट्रिक्स और सर्वे मंकी, है ना। तो सर्वे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, क्रिएटिंग और कंडक्टिंग सर्वेज फॉर डेटा कलेक्शन, है ना। डेटा कलेक्शन जब हम सर्वे मेथड यूज़ कर रहे हैं तब ये आपका सर्वे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, जिसमें क्वाल्ट्रिक्स और ये आपको एग्जाम्पल्स हैं, ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे, है ना। इस तरह से एक एक बार देख लीजिएगा, जिनके नाम से मिलते जुलते हैं वो तो पता हो जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें असाना, ट्रेलो, जीरा, ये है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस इन रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद टेक्स्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर, है ना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टेक्स्ट के लिए है। इसमें आपका NVivo एटलस, है ना, ये आता है। इसका पर्पस क्या है, एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा सच एज टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जब हम क्वालिटेटिव डेटा की रिसर्च जब करने जाते हैं तो वहाँ पर उसको चेक करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर, जिसमें कि NVivo एटलस आते हैं, है ना। उसके बाद विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, इसमें आपका टैबुली और D3JS, है ना। तो इसमें क्या है, इसका पर्पस है क्रिएटिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च डेटा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। यहाँ पर जैसे कि विजुअलाइजेशन मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ है, आपने उसको अच्छे तरीके से उसका जो है चार्ट में, फ्लो चार्ट में ऐसे बना रखा है ना। तो इस तरह से टेबल्स वगैरह में, इसके लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, है ना, टैबुली, जैसा कि नाम ही है। ये हो गए आपके कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में। अब बेस्ट टीचिंग सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इतनी वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, लग रहा है कि लाइक करना चाहिए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। अब टीचिंग सॉफ्टवेयर में जहाँ से आपके क्वेश्चन बने, देखिए कहूत से क्वेश्चन इस बार आया था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक लर्निंग गेम प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर क्विजेस करने के लिए, है ना, किसी भी भाषा में मिनटों में एक सीखने का खेल, मतलब सीखने खेल में कैसे सीखा जाए, तो इसमें आप क्विजेस बना सकते हैं, प्रश्नोत्तरी बना सकते हैं। तो कहूत के साथ इसको हम इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कहूत, जो कि गेमिंग, लर्निंग गेमिंग के लिए है ना। और क्विज, यहाँ पर क्विज हो सकती है किसी भी टॉपिक पे। तो एक तो आपकी लर्निंग भी हो गई और क्या है, विद इंटरेस्टिंग तरीके से कहूत के माध्यम से। उसके बाद गूगल क्लासरूम, सभी को पता है कि ये क्या है, कोलैबोरेटिव सेंट्रल हब है ना, कोलैबोरेटिव। और यहाँ पर G Suite जो है, इसके साथ अच्छी तरह से यहाँ इसका मैनेजमेंट होता है। गूगल क्लासरूम इज ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, LMS। अभी आगे आपको बताऊंगी कि किस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। दैट एम टू सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर इसके लिए जिसका उद्देश्य क्या है, जो LMS में इसका यूज़ करते हैं गूगल क्लासरूम का, और बहुत लोगों ने क्लास की भी होगी जब आपका कोविड का दौर चल रहा था, तो उसमें गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, ये सब बहुत यूज़ किया जाता था, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है, असाइनमेंट बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ग्रेडिंग करना, और छात्रों को ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में सीखने में शामिल करना। तो जो भी लोग दूर हैं, नहीं यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, तो वो इस तरह के गूगल क्लासरूम के माध्यम से जोड़ सकते हैं। और ये क्या है, एक निःशुल्क एप्लीकेशन है ना। गूगल क्लासरूम एक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एप्लीकेशन है, जो छात्रों और शिक्षकों को संवाद करने, सहयोग करने, व्यवस्थित करने, प्रबंधित करने, और यहाँ पर पेपरलेस हो गया है ना, पेपरलेस वर्क है, तो बहुत कुछ करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया है। तो गूगल क्लासरूम हो गया, जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, जो कि एक फ्री एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीसॉ भी क्या है, एक स्टूडेंट ड्रिवन डिजिटल पोर्टफोलियो है ना, छात्र संचालित डिजिटल पोर्टफोलियो और आसान अभिभावक संचार के लिए, है ना। यहाँ पर क्या है कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो भी आराम से चीज़ों को देख सकते हैं, अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस को जान सकते हैं। तो इस तरह से एक सीसॉ क्या है, एक उपकरण है, संचार के लिए उपकरण है, जो शिक्षकों और छात्रों के लिए अपने काम को, और फैमिली वाले भी वहाँ देख सकते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा है जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, जिसको कि यूज़ कर सकते हैं और सभी को सूचित रखने के लिए एकदम सही है ना। तो यहाँ पर ये टीचर, स्टूडेंट, फैमिली सबके लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीसॉ के बारे में। नेक्स्ट है आपका क्या, सॉक्रेटिव।
सोक्रेटिव से, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सुकरात की क्या थी, प्रश्नोत्तर विधि थी, है ना। तो ये क्या है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल है जो शिक्षकों और छात्रों की मदद करता है। क्विज, है ना, प्रश्न और यहाँ पर जो आपके प्रतिबिंबी प्रश्नों के माध्यम से, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, रियल टाइम क्लास थ्रू द यूज ऑफ क्विजेस, क्वेश्चन एंड रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, इनके माध्यम से शिक्षार्थी कक्षा में वास्तविक समय में समझ और प्रगति का आकलन कर सकते हैं। तो ये जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए जो है मदद करता है, और इस तरह से इनके माध्यम से हम स्टूडेंट्स की कितनी लर्निंग हो रही है इसको हम जान सकते हैं, है ना। तो ये रियल टाइम का जो है यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं इसके द्वारा, सोक्रेटिव के द्वारा। उसके बाद देखिए मेंटीमीटर, इससे भी क्वेश्चन आपका 2023 में बना है। इसकी इंग्लिश की स्लाइड नहीं है, कोई बात नहीं है। मेंटीमीटर क्या है, आपकी जो प्रेजेंटेशन होता है इसको अधिक आकर्षक बनाने का तरीका है, चाहे वह हाइब्रिड हो, लाइव या रिमोट सेशन में हो, ठीक है। लाइव पोल, क्विज, है ना, आप अपने ऑडियंस से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इन सब के लिए मेंटीमीटर। अब इससे क्वेश्चन कैसा आया था, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिया था, उसमें मिस्टर एक्स करके कोई भी नाम था, और उन्होंने कहा कि मुझे अपने क्लास में ऐसे क्विज चलाना है ना, उसमें ऑनलाइन क्विजेस के माध्यम से मैं अपनी यहाँ पर क्लासरूम को यहाँ पे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, तो कौन सा जो है टूल्स यूज़ होगा, है ना, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें जो आंसर था ना उसका मेंटीमीटर था। तो यहाँ पर देखिए शिक्षकों और व्यवसाय के लिए एक बेहतरीन बहुउपयोगी उपकरण है, क्योंकि रंगीन और गतिशील प्रक्रियाएं वास्तविक समय में दिखाई देती हैं, है ना, एट रियल टाइम यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो कोई भी चीज़ पूछ सकते हो आप सिंक्रोनस मोड पे, ठीक है। जूम को वोट करने के लिए सभी दर्शकों को एक स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है इस इंटीग्रेशन के माध्यम से दूरस्थ प्रस्तुतियों के लिए बनाता है। मतलब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ होगी, और इस तरह से जो भी डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं, डिस्टेंस मोड पे हैं, वो लोग यहाँ पर एक्टिव होकर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं या लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरत क्या होगी, स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि वो क्या करें, क्विजेस पूछ सकें, उनका जवाब दे सकें, इसलिए ये मेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। पोल एवरीवेयर, ये क्या है, ऑडियंस एंगेजमेंट टूल है जो प्रस्तुतकर्ताओं, संगठनों को अपने दर्शकों, जो भी उसके यहाँ पर ऑडियंस है, उनको हाइब्रिड, रिमोट या व्यक्तिगत वातावरण में शामिल करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो पोल एवरीवेयर हो गया। यहाँ पर इसमें भी क्या होगा कि पर्सन जो है इन्वॉल्व रहेगा, ऑडियंस एंगेजमेंट होती है, क्योंकि वो अपना जो है हाइब्रिड हो, रिमोट या इन पर्सन वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो पोल एवरीवेयर, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। अब देखिए सॉफ्टवेयर टूल्स जो कि टीचर्स और लर्नर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें देखिए एलएमएस में क्या सॉरी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस में क्या चीज़ें होती हैं, मूडल, कैनवस और ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से कई बार आपके पूछे गए हैं कि इसमें एलएमएस टूल्स कौन से हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आए हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका मूडल है, कैनवस है, ब्लैक बोर्ड है, और भी होते हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कैनवस और कैनवा, मैंने दोनों को रेड कलर से रखा है, क्यों रखा है, डिफरेंस जानने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैनवास जो है ना एलएमएस सिस्टम में है, ठीक है। और उसके बाद कैनवा क्या है, ये कंटेंट क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए, है ना। ये याद रखिएगा, बस इस स्लाइड को ऐसे याद रखिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हम ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ एकदम वो पेज ही हमारे सामने आ जाता है कि ऐसे हमने या तो खुद से नोट्स बनाया था, तो हमने ऐसे बनाया था, ऐसे ऐसे लाइन डायग्राम, ऐसे ऐसे ब्लॉक डायग्राम के द्वारा। तो ये चीज़ें हमको भी याद होती हैं, ज़िंदगी भर याद रहती हैं, है ना। और आप भी ऐसे ही पढ़ा करो, ठीक है। और आप लोगों ने बताया नहीं आप लोग के एग्जाम किस तरह से हो रहे हैं, और जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी आप लोग बताइएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कमेंट्स करके बताइए। तो आप लोग इस तरह से बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका पेपर किस तरह हुआ, है ना। एजुकेशन वाले बच्चों ने भी बताइएगा कि आपका किस तरह से हुआ। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग थोड़ा सा शेयर करिएगा। अब देखिए यहाँ पर है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स। इसमें क्या है, गूगल वर्क स्पेस, इसमें गूगल डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स आते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अभी हमने पढ़ा था, इससे भी क्वेश्चन आपका आया था, माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो आपके जो टीचिंग जो सॉफ्टवेयर है ना, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इधर तो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में आया है और आगे भी आएगा, है ना। तो ये चीज़ें कुछ आपको जाननी चाहिए कि कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स में आपके गूगल वर्क स्पेस में गूगल डॉक्स आता है, शीट्स हैं, स्लाइड्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है और स्लैक। एक चीज़ और थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जैसे आप पढ़ते हो ना कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग, है ना।
कोलैबोरेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ऐसे इससे भी क्वेश्चन आया था, ऐसे ही पूछा गया था कि कोलैबोरेशन हो रहा है तो वहाँ पे कौन से जो है टूल्स का यूज़ होगा, है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स था। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसमें देखिए सीधा सा अंतर है। अधिकतर क्या होता है कि हाँ दोनों ही सहयोगी वातावरण में होते हैं, तो अंतर खाली इसमें ये होता है दोनों ही डायनेमिक मोड में काम करते हैं, दोनों में ही गतिशीलता होती है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर और लक्ष्य में अंतर होने के कारण ये डिफरेंस हो जाती है, एक कोलैबोरेटिव हो जाती है, कोऑपरेटिव होती है ना। तो यहाँ पर देखिए कोलैबोरेटिव को हम क्या कहते हैं, सहयोगात्मक, और कोऑपरेटिव क्या होती है, सहकारी, है ना। तो कोलैबोरेटिव ऐसे याद रखिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, एक साझा लक्ष्य को पूरा करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर देता है ना। तो जैसे कि कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर डिस्कशन होता है ना, तो ये सब क्या होगा, यहाँ पर जो भी सेशन जो भी कुछ होगा वो पूरे ग्रुप को लेके होगा, कोई भी लक्ष्य होगा तो वो पूरी टीम के लिए होता है, ठीक है। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, साझा लक्ष्य, इसको पूरा करने के लिए सभी का मिला जुला प्रयास यहाँ पर काम आएगा। किसी इंडिविजुअल की जो यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि उसको जवाब देना है, संयुक्त प्रयास होगा, ठीक है। ये हो गया कोलैबोरेट, है ना। जैसे कि यूट्यूब पे भी आप देखते हैं ना, कोलैबोरेशन कर लिया, उस चैनल ने उसके साथ कर लिया, ठीक, तो ये हो जाता है कोलैबोरेशन, है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, ऐसे भी आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, तो ये हो जाती है कोलैबोरेटिव। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होगी, यहाँ पर स्ट्रक्चर टास्क पर फोकस करती है, जहाँ की जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से वर्क करते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे कि कोई ग्रुप में कुछ काम हो रहा है, अब उस ग्रुप में हर एक आदमी की अपनी स्पेशलिटी है, कोई किसी काम में बहुत अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, तो वो अपने उस काम के लिए जिम्मेदार होगा, उस पर्सनल काम के लिए अपने जो उसको अकाउंट मतलब दिया गया है, उसके अकाउंट में जो दिया गया है काम उसके नाम से, है ना, कि तुम्हें ये करना है, तुम इसमें अच्छे हो, तो उसको उसकी वो जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको कितनी अच्छी तरह से करता है, ठीक है। तो यही हो जाता है कि स्ट्रक्चर और लक्ष्य में अंतर हो जाता है, इसलिए कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में फ़र्क होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट बताए इसलिए जाते हैं कि जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बन रहे हैं, आपकी कॉग्निटिव लेवल को चेक करने के लिए बनता है कि आपकी जो, इसी को कहते हैं एप्टीट्यूड, टीचिंग में एप्टीट्यूड आपका किस तरह का है ना, रिसर्च में एप्टीट्यूड किस तरह का, यही होता है, इसीलिए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के आप पेपर दे रहे हो, है ना। कंटेंट क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन नेक्स्ट है आपका क्या, कंटेंट क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन। इसमें आपका आता है कंटेंट क्रिएशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, प्रेजी, है ना। यहाँ पर भी आप अपने प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए एक इंटरैक्टिव, एक आई कैची, है ना, जिसको कहते हैं कि एकदम आंखों को लुभाने वाला, ऐसा हम प्रेजी के माध्यम से बना सकते हैं। कैनवस और कैनवा फर्क समझ लीजिएगा, है ना, कैनवस LMS में आ रहा है, कैनवा फिर आपका कंटेंट क्रिएशन में, ठीक। ये कुछ डिफरेंस जानने जरूरी होते हैं। उसके बाद कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए देखिए स्क्रैच, फॉर बिगिनर्स के लिए पाइथन लैंग्वेज, ये आपको पता है प्रोग्रामिंग वाले यूज करते हैं। गिटहब फॉर वर्जन कंट्रोल एंड कोलैबोरेशन, है ना, आप जो लोग कंपनी वगैरह में काम करते हैं वो लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं गिटहब। उसके बाद देखिए लैंग्वेज लर्निंग, यहाँ पर डिओलिंगो, रोसेटा स्टोन और बैबल, है ना। ये तो शायद ना भी पूछा जाए, लेकिन बाकी जो है आपके पाइथन कई बार पूछा गया है ना। अब उसके बाद देखिए इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट नोटबुक होता है, एक्सप्लेन एवरीथिंग और जैम बोर्ड, ठीक, ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट आप देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और माइंड मैपिंग टूल्स, ये भी आपका पूछा गया है, माइंड मैपिंग से भी पूछा गया है, काहूत से आया ही था। तो ऑनलाइन असेसमेंटेड क्विजिंग के लिए क्या होता है, हम काहूत का यूज करते हैं, क्विजी और फॉर्मेटिव, ठीक, ये याद रहेगा आपको, क्विजी हो गया, फॉर्मेटिव ये हो गया ऑनलाइन असेसमेंटेड क्विज के लिए, जहां पर हम इंटरेक्टिव मेथड से यूज करते हैं बच्चों के एंगेजमेंट के लिए, ठीक है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होगा, जूम क्लासेस आप यूज करते थे, है ना। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करते ही हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। गूगल मीट, जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह यूज की जाती हैं, तो आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, बिल्कुल सामने आके, है ना। उसके बाद देखिए माइंड मैपिंग आपके यहाँ है, कॉन्सेप्ट है ये पूरा, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो माइंड मैपिंग में कौन सा, और नोट टेकिंग में हम क्या यूज करते हैं, माइंड मिस्टर, ये भी पूछा गया था, एवर नोट एंड वन नोट, ठीक है। तो ये कुछ आपके टूल्स के बारे में हो गए जो मैंने सारे आपको एक ही जगह दे दिए आपका काम आसान करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो का एक लाइक तो बनता ही है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए ताकि और बच्चों तक भी पहुंच जाएं चीज़ें और उनके भी क्वेश्चन सही हो जाएं, है ना। सबका मतलब सबका ही साथ लेके चलिए, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास,
और इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि किस तरह से हुए हैं, पढ़ाया हुआ कुछ आया नहीं आया या वेस्ट ही था सारा कुछ, है ना। तो ठीक है, अपने आप कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। एक इम्पॉर्टेंट जितने भी अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब का एक वीडियो और उनके पूरे नोट्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता दूंगी, ताकि देखिए अभी रिवीजन होने के लिए भी बहुत कुछ है कि मतलब जो आपके रिपीट हो सकते हैं चीज़ें, है ना, जो आ चुकी हैं वो आ सकती हैं और या जो बच गए हैं टॉपिक्स उनमें से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।